टैप प्रवृत्ति की दो विधियां हैं। एक विधि में इन टैपों को टैप प्रवृत्ति कुंजी के द्वारा हस्त परिवर्तित किया जाता है। दूसरी इस विधि में संपर्क बिंदु पर अत्यधिक स्पार्किंग को रोकने के लिए टैप प्रवृत्ति को प्रचालन करने के पूर्व भार कुंजी को खोला जाता है। इस विधि को प्राय निष्कासित कर ऑफलोड टैप प्रवृत्ति विधि कहा जाता है। दूसरी विधि में टैप परिवर्तन को भार के साथ किया जाता है। दूसरी विधि में ऑन लोड नामक लोड से टैप बदल ली जाती है। इस विधि में निम्नलिखित प्रचालनों को पूरा किया जाता है। टैप परिवर्तक के समय भार धारा को रोकना नहीं चाहिए और यह पिक्चर्स में दिखाया गया है हाई वोल्टेज, और यह है आपका पिक्चर्स में 1 2 3 4 5 स्टॉप, और यह जो बाइंडिंग्स दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका टेप चेंजिंग है। ये लो वोल्टेज मैनुअली ऑपरेटेड टैप चेंजिंग्स का है। टैप परिवर्तन को लपेटन के टैप किए हुए विभाग के लघु पतित किए बिना किए जाना चाहिए। दोनों विशिष्ट लक्षणों को पूरा करने के लिए टैप परिवर्तन प्रचालन के समय किसी प्रकार का सेतु स्थानांतरित प्रतिबाधा को आवश्यकता होती है। टैप परिवर्तन में दो मुख्य इकाइयाँ होती है। टैप संवरक यानी सेलेक्टर कुंजी ट्रांसफार्मर लपेटन पर टैप के चयन के लिए उत्तरदायी इकाई, जैसा कि पिक्चर 3 में दर्शाया गया है, लेकिन यह भार धारा को संपर्क या विच्छेद नहीं करती है। अपवर्ती कुंजी वहाँ होती है जहाँ भार का वास्तविक स्विचन होता है। संवरक कुंजी या तो स्वचल वोल्टता नियामक या हस्त विधि से चयन किए गए आंतरिक क्रियाविधि से वांछित टैप की स्थिति पर पहले लाई जाती है। फिर बात करते हैं, फिर अपवर्ती कुंजी शीघ्र दर पर वांछित सेटिंग को प्रचालित होती है। स्लोड यानी कि ऑन लोड, इसको बोलते हैं, स्लोड कहा जाता है। ऑन लोड टैप परिवर्तन के प्रचालन को निम्नानुसार वर्णन किया जा सकता है। केवल एकल कला प्रचालन को दर्शाया गया है। पिक्चर 3 को संदर्भित करते हुए प्रारंभिक स्थिति में संवारक कुंजी S1 टैप 1 पर S2 टैप 2 पर ट्रांसफार्मर लपेटन की अपवर्ती कुंजी टैप 1 को उदासीन बिंदु के साथ जोड़ती है। टैप 2 को बदलने के प्रचालन का अनुक्रम निम्नानुसार है। अब बात करते हैं, क्रियाविधि इस प्रकार से प्रचालित होती है कि चल संपर्क अपवर्ती को एक साइड से दूसरे तरफ चलना प्रारंभ करती है। संपर्क बी खुला है तथा भार धारा प्रतिरोधक में से R1 से संपर्क ए पर प्रवाह होती है। अब बात करते हैं, फिर चल संपर्क डी बंद होता है। इन दोनों प्रतिरोधक R1 R2 टैप 1 2 के आर पार अब श्रेणी में है तथा भार धारा इन प्रतिरोधकों के आर पार बिंदु से प्रवाह होती है। अब बात करते हैं लाइन की। यह लाइन इलेक्ट्रिकल स्विचिंग सीक्वेंस रजिस्टर टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर लोड मस्ट नॉट बी इंटरप्रेटेड, मतलब कि यह जो ट्रांसफार्मर टैप 20 टैप 9 टैप 6 टैप 5 टैप 4 टैप 3 टैप 2 टैप 1, जब अब R2 R1 की बात करते हैं न्यूट्रल्स, तो संपर्क के और आगे चलने पर संपर्क ए खुल जाता है तथा फिर भार धारा प्रतिरोधक R2 तथा संपर्क डी के द्वारा टैप 2 से गुजरती है। अंत में जब चल संपर्क अपवर्ती कुंजी के दूसरी साइड पर पहुंचता है तो संपर्क सी बंद हो जाता है तथा प्रतिरोधक R2 लघु पतित हो जाता है। टैप 2 से भार धारा अब संपर्क सी के द्वारा टैप 2 के समान चल स्थिति को प्रवाह होती है। स्थिति
1 व 2 में परिवर्तन में संवरक कुंजी की गति सम्मिलित है, जैसा कि वर्णन किया गया है। यदि उसी दिशा में परिवर्तन आवश्यक हो, अर्थात 2 से 3, डाइवर्टर कुंजी को चलने के पूर्व संवरक कुंजी यानी एसटी टैप 3 तक पहुंचती है तथा आवर्ती कुंजी फिर उपरोक्त क्रम को दोहराती है, लेकिन विपरीत क्रम में। यदि विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो संवरक कुंजी स्थिर ही रहेगी तथा अपवर्ती कुंजी के चलने से ही टैप परिवर्तन होगा। बसिंग टर्मिनेशन की बात करते हैं तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए बुशिंग का महत्व अधिक वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर का अनुसरण करता है। अधिक वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग ट्रांसमिशन और वितरण सेक्टर में करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अधिक वोल्टेज के साथ ऊर्जित होती है। साधारणतः जब एक ऊर्जित चालक कॉपर अथवा एल्युमिनियम मेटेलिक सेक्टर से होकर गुजरता है तब सही तरीके का इंसुलेशन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन यदि मेटेलिक भाग सीधे जमीन से जुड़ा हुआ है तब चार्ज चालक की क्षेत्र जमीन सामर्थ्य के कारण विरूपित या दूषित मिलेगा। पावर ट्रांसफार्मर की संरचना एक ट्रांसफार्मर के बाहरी फ्रेम की जैसे नहीं होती है, लेकिन एक मेटेलिक भाग और फाउंडेशन के अंदरूनी दूषित भाग पर रखते हैं। अतः ट्रांसफार्मर का बाहरी फ्रेम भूमि सामर्थ्य अर्थ पोटेंशियल होता है, लेकिन इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल के लिए कुछ खुली स्वीकृति होनी चाहिए, जहां वाइंडिंग के टर्मिनलों को कोर से प्रवेश करा के अथवा कोर के आउटपुट से बाहर ले, लेकिन यदि ऊर्जित कॉपर वाइंडिंग के टर्मिनलों के किसी इंसुलेशन के बिना बाहर लेते हैं तब चालक के विद्युत क्षेत्र जिसके चालक भूमि सामर्थ्य अर्थ पोटेंशियल के साथ एक दूसरे से प्रवाहित होता है। ट्रांसफार्मर बुशिंग प्रत्येक इनपुट टर्मिनल तथा आउटपुट टर्मिनल के साथ उपलब्ध कराता है। इसलिए ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग वाइंडिंग के टर्मिनलों के लिए एक विद्युत आइसोलेशन उपलब्ध कराता है। जब कोई अर्थ सामग्री चालकों के पास में उपस्थित होता है, साधारणतः ट्रांसफार्मर बुशिंग ऊर्जित चालकों के साथ अधिक विद्युत ऊर्जा के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिसकी डाइलेक्ट्रिक मजबूती अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की पोर्सिलीन बुशिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की बुशिंग प्रारंभिक मॉडल क्लासिकल मॉडल प्रकार की होती है, लेकिन अभी भी उनका प्रयोग कई औद्योगिक पावर इंडस्ट्री में मजबूती रबस्टनेस के लिए प्रयोग करते हैं तथा ये बहुत सस्ते चीप भी होते हैं। पोर्सिलीन बहुत अच्छा तथा विश्वसनीय विद्युत इंसुलेशन में दूरगामी यानी वाइड रेंज के वोल्टेज के लिए और ऐसे ही अधिक अचालक या परावैद्युत मजबूती डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं पोर्सिलीन बुशिंग खोखले बेलनाकार आकार यानी कि होलो सिलिंड्रिकल शेप में पोर्सिलीन डिशों के द्वारा बनाई जाती है, जिसे ट्रांसफार्मर के ऊपरी भाग में जोड़ दिया जाता है तथा ऊर्जित चालिका बुशिंग के बीच वाले भाग से होकर गुजरते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ग्रेडेड बुशिंग, कैपेसिटर बुशिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडेड बुशिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर बुशिंग। तो साधारणतः कैपेसिटेंस ग्रेडेड बुशिंग का सुधार पेपर बुशिंग या बहुत उत्तम परतें चिकने मेटेलिक उभारक पेपर से प्रवेश कराई जाती है। जब वाइंडिंग प्रक्रिया हो रही है तो प्रवेश किए गए उभारक मेटेलिक होते हैं, इसलिए वे सहायक प्रकृति के होते हैं। अब जब वे उभारक ऊर्जित चालक के संपर्क में आते हैं तब वे कैपेसिटिव प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, जिस विद्युत ऊर्जा यानी बुशिंग से क्षय करती है। इस तरह के विद्युत क्षेत्र दाब बुशिंग से फैलकर तथा इसका कारण इंसुलेशन समाप्त होना, इस प्रकार की बुशिंग को कैपेसिटर बुशिंग कहते हैं।
4 प्रकार के कैपेसिटर ग्रेडेड बुशिंग के नाम हैं। पहला जो होता है रेजिन बाउंडेड पेपर बुशिंग, रेजिन बाउंडेड पेपर बुशिंग। दूसरा जो होता है ऑयल इम्प्रीग्नेटेड पेपर बुशिंग, यानी कि तेल संयुक्त पेपर बुशिंग। और इसमें जो तीसरा जो होता है आपका रेजिन इम्प्रीग्नेटेड पेपर बुशिंग, मतलब रेजिन संशयित पेपर बुशिंग, रेजिन इम्प्रीग्नेटेड पेपर बुशिंग। अब जब ये अगला जो होता है इपॉक्सी रेजिन इम्प्रीग्नेटेड पेपर बुशिंग। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर बुशिंग का परीक्षण और अनुरक्षण, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बुशिंग। ये ट्रांसफार्मर बुशिंग के लिए कई प्रकार के परीक्षण, यद्यपि वे सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर बुशिंग के लिए संतोषजनक ऑपरेशन, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन और सुरक्षा बराबर में ज़रूरी है। इसमें कुछ संस्थान इंस्टॉलेशन से पहले होती है और कुछ प्रयोग समान अनुरक्षण राउटिंग मेंटेनेंस के लिए करते हैं। अब जब बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेंजेंट डेल्टा ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस, एक सामान्य रखरखाव राउटिंग मेंटेनेंस, यानी कि जो राउटिंग मेंटेनेंस परीक्षण प्रारंभिक ट्रांसफार्मर कार्ड से अलग अलग और एक मजबूत लोकल अर्थिंग ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए की जाती है। इस परीक्षण में विद्युत कनेक्शन ट्रांसफार्मर टैंक और बुशिंग के बीच होता है। अब उभरे हुए किनारों के लिए साथ में एक बजर लगाते हैं। कैपेसिटेंस नापने के लिए एक कैपेसिटर परीक्षण किट की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर कैपेसिटेंस का मान ना के बराबर होता है, इसलिए इसे बुशिंग कैपेसिटेंस को मापते समय उपेक्षित कर देते हैं। यह माप ट्रांसफार्मर के प्रत्येक फेज के लिए निष्पादित कर देते हैं। मापी गई कैपेसिटेंस रेटिंग चार्ट के साथ और तुलना करते हैं। मेजरमेंट ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज, यह भी एक अनुरक्षण कार्य की जांच करने का समान तरीका है। आंशिक मुक्त को मापना एक कमज़ोर इंसुलेशन के पॉइंट को दर्शाता है। नई तकनीकी के हिसाब से जटिल ध्वनि संबंधित सेंसर का प्रयोग के द्वारा आंशिक मुक्त को स्थिर करते हैं। अब बात करते हैं डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस। डिसॉल्व गैस एनालिसिस जो है यह एक परीक्षण केवल तेल फील्ड बुशिंग यानी ऑयल फील्ड बुशिंग्स के लिए है। बंद तेल सैंपल सील ऑयल सैंपल को खोलने के बाद बुशिंग द्वारा प्रकृतिस्थ कलेक्टेड होता है और तब यह आवश्यक विधि नेसेसरी प्रोड्यूसर्स यानी निष्पादित यानी कैरिड आउट होती है। सैंपल कलेक्शन के बाद बुशिंग के ग्लेज सील को सही प्रकार से स्थित होना चाहिए। इस परीक्षण को आमतौर से ट्रांसफार्मर बुशिंग के DGA परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। मॉइस्चर एनालिसिस, तेल फील्ड बुशिंग के लिए यह एक जरूरी परीक्षण है। सही प्रकार के ऑपरेशन के लिए नमी हानिकारक ऑयल बुशिंग ट्रांसफार्मर को मजबूती से बंद करते हैं। कुछ समय अंतराल के बाद ऑयल सैंपल नमी विषय सूची को मापने में करते हैं। बुशिंग की नमी ऑपरेटिंग तापमान के ऊपर निर्भर करती है। इसको पेपर से ऑयल अथवा ऑयल से पेपर को हटाएंगे। पोर्सलिन मेंटेनेंस, यानी कि जो पोर्सलिन मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस ऑफ पोर्सलिन,
तो बुशिंग के पोर्सिलेन के भाग को कुछ चिप्ड अथवा कर्कश या फटा हुआ अथवा मिश्रण सील कुछ समय में घट जाता है। इसलिए पोर्सिलेन के सही अनुरक्षण की आवश्यकता और खराब पोर्सिलेन को एक नए के साथ बदलना चाहिए। अलग से मेटल के भाग, टैप और ऑयल लेवल अनुरक्षण की लगातार जांच करें। अनुरक्षण युक्त या ट्रांसफार्मर के भाग, प्रोटेक्टिव डिवाइस पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं ब्रीथर की। तो ब्रीथर क्या है? ट्रांसफार्मर का तेल नमी के कारण खराब हो जाता है। ट्रांसफार्मर में नमी 3 स्रोत से आ सकती है, अर्थात गैस्केट के द्वारा, क्षरण से, तेल की सतह के साथ संपर्क में, उसके बाद वायु से अवशोषण के द्वारा या उच्च ताप पर रोधन के काल प्रभावन यानी एजेस के जैसे खराब होने के ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के अंदर ही लंबे समय तक उच्च ताप पर विद्युत रोधन के खराब होने से, तेल में नमी का प्रभाव, परावैद्युतांक समर्थ को कम करना, विशेषतः जब ढीले फाइबर या गंदगी के कारण गंदगी के कण उपस्थित हो। नमी से तेल दूषण को कम करने के लिए उपलब्ध विधियां निम्नानुसार है। फर्स्ट जो विधि है वह है सिलिका जेल श्वासक के उपयोग से, रबर डायफ्राम के उपयोग से, सील किए हुए संरक्षण टैंक के उपयोग से, गैस कुशन के उपयोग से, थर्मोसाइफन फिल्टर के उपयोग से। और बात करते हैं सिलिका जेल ब्रीथर। सिलिका जेल ब्रीथर को नमी अवशोषण को रोकने के माध्यम के जैसे अधिकांश उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में फिट किया हुआ संरक्षण टैंक के ऊपर फिट किए हुए ब्रीदर यानी श्वासक तथा ताप में परिवर्तन के कारण वायु के आयतन में अंतर होने देता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर पर भार कम होता है तो सिलिका जेल क्रिस्टल के साथ पैक किए हुए कार्ट्रिज में से संरक्षण में वायु खींची जाती है। सिलिका जेल दक्ष रूप से वायु को शुष्क करता है। नवजात पुनः योजित यानी न्यू ट्रांसफार्मर यानी कि जल बहुत दक्ष होता है। नवजात सिलिका जेल यानी कि नया सिलिका जेल जो शुद्ध या सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग से मिलते हैं। यह बहुत VVI क्वेश्चन है कि नया जो सिलिका जेल होता है वह शुद्ध या सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग में मिलते हैं। नया सिलिका जेल जो होता है शुद्ध में, प्योर में सफ़ेद हल्के गुलाबी रंग में मिलता है। जैसे ही वायु की नमी को शोषित करता है तो सिलिका जेल का रंग बदलकर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अब बात करते हैं सिलिका जेल को नवकृत यानी रिकंडीशन करने के लिए या तो उसे सूर्य की रोशनी को सुखाया जा सकता है, रोशनी में सुखाया जाता है, या उसे स्टोव पर तलने के बर्तन में फ्राइंग पैन रखकर सूखा भूना जा सकता है। पिक्चर 4 और 5 में ऐसे ब्रीथर का अनुप्रस्थ काट दृश्य दर्शाया गया है। ये आपका पिक्चर्स है कनेक्टिंग पाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, व्यू ग्लास और ये गैस्केट कॉर्क है। और पिक्चर्स में ये टॉप कवर है, ये वायर नेट है और इसे बोलते हैं टीन सीट कंटेनर। ये गैस्केट कॉर्क है, गैस्केट कॉर्क, और इसे बोलते हैं सिलिका जेल फ्लाइंग, और इसे बोलते हैं वायर नेट, एडजस्टेबल बॉटम कवर, ऑयल फिलिंग होल, ऑयल सील, और इसको बोला जाता है व्यू ग्लासेस, विंग नट्स, स्पिंडल। और सिलिका जेल ब्रीथर है। और पिक्चर्स 5 में इस दिया गया है ये कनेक्टिंग पाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, फिलिंग होल, कंटेनर, और इसे बोलते हैं व्यू ग्लास व्हेन द सिलिका जेल मतलब बिकम पिंक
regenerate for change the silica gel, सिलिका जेल फाइलिंग, स्ट्रेनर और ये ड्रेन होल्स, और इसे बोला जाता है एयर इनलेट, ऑयल सील, और ये सिलिका जेल ब्रीदर है। ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर के निचले भाग पर तेल की सील संरक्षण में प्रवेश करने वाली वायु में उपस्थित गंदगी के कणों को अवशोषित करती है। अब बात करते हैं बकोल्ज रिले। ट्रांसफार्मर के अंदर उपस्थित दोष की प्रथम चेतावनी को ट्रांसफार्मर के तेल में बुलबुले की उपस्थिति से संकेत किया जाता है। गैस की उपस्थिति को गैस दाब रिले, जिसे बकोल्ज रिले कहते हैं। अब इसका बात आता है कि उपयोग से पहचाना कैसे जा सकता है। पहचाना जा सकता है उपयोग से, जो कि ट्रांसफार्मर के तेल के टैंक तथा संरक्षण टैंक के बीच जुड़ा होता है। और रिले में एक ढलवे लोहे का कक्ष होता है, जिसे पिक्चर 6 में दर्शाए गए हैं अनुसार 2 प्लवन होते हैं। ऊपरी प्लवन समोच्च ट्रांसफार्मर की गलत प्रचालन यानी ऑपरेशन के कारण बनने वाले गैस या वायु के बुलबुले की प्रथम स्तर के समय प्रचालित होता है। अब बात करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मेक कॉन्टैक्ट फॉर गैस रिलीज, ये मेक कॉन्टैक्ट फॉर शॉर्ट सर्किट, और इसे जो बोला जाता है फ्लॉट बोला जाता है। और ये गैसेस है ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक, और इसे जो बोला जाता है मरकरी कॉन्टैक्ट। और ये टॉप लोड के आसपास जब काफ़ी गैस के बुलबुले बनते हैं तो फ्लोट न्यूमाटिक प्रेशर सिद्धांत पर काम करता है, जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट पारद के द्वारा बंद हो जाता है। इसमें सायरन अथवा अलार्म प्रचालित हो जाती है और ऑपरेशन सावधान हो जाता है। और इसमें जो होता है अलार्म के ऑपरेटर सावधान हो जाता है। अलार्म की आवाज़ सुनकर ऑपरेटर ट्रांसफार्मर की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है। अर्थ इत्यादि जैसे बड़ा दोष आ जाता है ट्रांसफार्मर में तो गैस बुलबुले का बनना तीव्र हो जाता है और बॉटम प्लोट मरकरी स्विच को क्या करता है, सक्रिय कर देता है और रिले का संपर्क टूट जाता है। अब बॉटम रिले कांटेक्ट के बाद होने से ट्रांसफार्मर सर्किट ट्रिप करने लगता है और ट्रांसफार्मर मुख्य लाइनें से खुल जाता है और इस प्रकार ट्रांसफार्मर बड़ी क्षति से बच जाता है। एक्सप्लोजन वेंट की बात करें, एक्सप्लोजन वेंट तो यह एक प्रेशर कम करने वाली युक्ति है। एक पतले कांच से अथवा लिमिटेड सीट के द्वारा एक्सप्लोजन पाइप का मुंह बंद रखा जाता है। एक्सप्लोजन पाइप का मुंह बंद रखा जाता है। यदि किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर स्थित गैस से टैंक में बहुत दबाव बनते हैं, जिससे टैंक क्षतिग्रस्त हो सकता है। दूसरी ओर यदि ट्रांसफार्मर के भीतर बना दबाव कांच लेमिनेटेड एक्सप्लोजन पाइप के डायफ्राम को तोड़ देता है तो टैंक जो होता है क्षतिग्रस्त होने से बच सकती है। ट्रांसफार्मर विथ लोड की बात करें तो पिक्चर्स 1 में शून्य भार के साथ ट्रांसफार्मर का तुल्य परिपथ दिखाया गया है। पिक्चर्स 2 में एक भार आपूर्ति करने वाला ट्रांसफार्मर का तुल्य परिपथ दिखाया गया है। ये इस प्रकार से दिखाया गया है। यह प्राइमरी वोल्टेज नो लोड करेंट, सेकेंडरी वोल्टेज और ये फ्लक्स है और ये प्राइमरी का टर्मिनल और ये सेकेंडरी का टर्मिनल है और ये फ्लक्स का पाथ है। ये इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर विदाउट लोड। अब जब बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट विथ लोड पर तो इस समय क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट और इस समय सेकेंडरी
टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स और ये फ्लक्स का रास्ता, और सेकेंडरी का ये करंट और ये लोड का। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर विथ लोड। अब जब बात करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टताएं समान ध्रुवताओं की ओर है, जैसा कि बिंदु चिन्हांकन रीति द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चिन्हित टर्मिनल की ध्रुवता समान है, इसलिए द्वितीयक से भार जोड़ने पर तात्क्षणिक भार धारा प्रदर्शित दिशा में है। अब बात आता है कि चूँकि द्वितीयक वोल्टता क्रोन फ्लक्स फाई पर निर्भर करती है, तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि E2 मुख्य रूप से स्थिर रहता है तो फ्लक्स में यथेष्ट परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब भार संबंधित कर दिया जाए, यानी कि भार डाल दिया जाता है, द्वितीय परिपथ में I2 धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रेरित EMF E2 एक वोल्टेज स्रोत की भांति कार्य करेगा, जो I2 का परिणामिक भार के अभिलक्षण से ज्ञात किया जाता है। द्वितीयक धारा स्वयं अपना MMF N2I2 स्थापित करती है। वह फ्लक्स φ2 इस फ्लक्स की एक ऐसी दिशा होती है कि किसी समय यह मुख्य फ्लक्स φC का विरोध करता है। इसे प्रथम स्थिति में उत्पन्न किया जाता था। यह कार्य में लेंज का नियम है। यह कार्य करने में लेंज का नियम लागू होता है। अब हम मान लेते हैं कि φC में फ्लक्स में वृद्धि होती है, तो I2 की दिशा पिक्चर 3 के अनुसार होगी। परिणामित फ्लक्स को कोण फ्लक्स का विरोध करना है। क्या करना है? विरोध करना है। तो पिक्चर्स में E1 यानी कि कॉइल में उत्पन्न EMF 1 टर्म्स प्राइमरी का, सेकेंडरी का टर्म्स N2 और प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न EMF E2, और ये सेकेंडरी में लोड और सेकेंडरी में बहता हुआ करंट और प्राइमरी का करंट, और ये प्राइमरी यानी कि I2 प्राइमरी का करंट नो लोड पे, और ये फ्लक्स जो है इस तरह से बहती है। ये इस तरह से फ्लक्स इस कॉइल में बहती है और यह फ्लक्स φC इस कॉइल में गुजरती है, और φ2 जो होता है वह इस तरह से वह अपना रास्ता बनाती है। इस तरह से यह बहती है। अब डायरेक्शन ऑफ I2 डिपेंड्स IC। इस पिक्चर्स में दिखाया गया है कि करंट डायरेक्शन ऑफ I2 डिपेंड्स एन φC। इस प्रकार हम लोग N2I2 द्वारा व्यक्त MMF कोण फ्लक्स φC को कम करने की प्रवृत्ति रखता है। इसका अर्थ है कि प्राथमिक लपेट में फ्लक्स संबंधन यूनिट होता है। फलस्वरूप प्राथमिक प्रेरित वोल्टता E1 होगी। E1 में यह कमी आरोपित वोल्टता और प्रति प्रेरित EMF के बीच अधिक अंतर उत्पन्न करता है और प्राथमिक में अधिक धारा प्रवाह की अनुमानित देता है। यह तथ्य कि प्राथमिक धारा I2 में वृद्धि होती है का अर्थ है कि निम्न दो स्थितियों पूर्ण होती है। अब बात करते हैं शक्ति निवेश बढ़कर शक्ति निर्गम के समान होता है। प्राथमिक MMF बढ़कर द्वितीय MMF की फ्लक्स को कम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। सामान्यतः यह पाया जाएगा कि ट्रांसफार्मर लगभग तात्क्षणिक प्रतिक्रिया करता है ताकि परिणामित कोण फ्लक्स मुख्य रूप से स्थिर रहे। I2 प्राथमिक धारा का भार घटित कहा जाता है। यह धारा I2 के साथ कला विरोध में है। अब बात करते हैं अतिरिक्त प्राथमिक MMF N1I2 फ्लक्स φ2 नियोजित करता है, जो φ2 का विरोध करता है। परिमाण में समान। इस प्रकार I2 का चुंबकीय प्रवाह अतिरिक्त प्राथमिक I2 से तुरंत निरसित हो जाता है। इसलिए भार स्थिति कुछ भी हो, कोण से निकलने वाला नेट फ्लक्स
लगभग वही होता है जो शून्य भाग पर होता है। जो पिक्चर्स 5 में दिखाया गया है ये E1 है। कॉइल 1 में कॉइल प्राइमरी में उत्पन्न ईएमएफ N1 का टर्न्स, प्राथमिक का टर्न्स, ये सेकेंडरी का टर्न्स, और सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ और सेकेंडरी कॉइल का ये करंट और ये प्राइमरी कॉइल का करंट। ये फाई सी है और ये फाई 2 है। इस तरह से इसमें अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बहता है और करंट I2 न्यूट्रलाइज बाय एडिंग करंट I2, मतलब I2 के करंट को एडिशनल करंट I2 को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बात करते हैं पिक्चर्स 5 में, तो इसमें नेट फ्लक्स थ्रो कोड इज सेम एट नो लोड, यानी कि यह E1 यानी प्राइमरी कॉइल का उत्पन्न ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल का टर्न्स, सेकेंडरी का टर्न्स, सेकेंडरी में कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ और ये सेकेंडरी करंट और ये लोड, और ये जो होता है आपका नो लोड पे करंट और ये लोड पे करंट, और ये फाई सी है। नेट फ्लक्स थ्रो कोड इन सेम एट नो लोड। अब जब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर शून्य भार होता है, प्राथमिक लपेटों में दो धाराएं I नो लोड और I2 होती है। कुल प्राथमिक धारा I1 IO और I2 का सदिश है। पिक्चर 6 में लोड के साथ ट्रांसफार्मर का प्रारंभिक सदिश प्रदर्शित किया गया है और ये इस प्रकार का पिक्चर्स जो दिया गया है यह E2 बराबर V2 है। इसमें प्राइमरी करंट बराबर सेकेंडरी, प्राइमरी का वोल्टेज और सेकेंडरी में कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ और आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से यह अपना डायरेक्शन बनाता है। एलिमेंट्री फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर विथ लोड ओनली कोर लॉसेस एंड कंसिडर्ड इन दिस डायग्राम। अब बात करते हैं, चूँकि शून्य भार धारा अपेक्षाकृत कम है, यह मान लेना सही होगा कि प्राथमिक एम्पीयर चक्र द्वितीय एम्पीयर चक्रों के समान होंगे। इस प्रकार N1 I1 N2 I2 हम जानते हैं कि नो लोड नग्न, क्योंकि यह पूर्ण भार धारा का केवल एक लघु घटक है। लीकेज फ्लक्स की जब बात करते हैं, जब एक धारा द्वितीय में प्रवाहित होती है तो परिणामित एमएमएफ N2 I2 एक पृथक फ्लक्स फाई सी से जो नो लोड से उत्पन्न होता है, जो अलग एक पृथक फ्लक्स उत्पन्न करता है जो केवल द्वितीयक लपेटों से संबंधित होता है। यह फ्लक्स प्राथमिक लपेटों से संबंधित नहीं होता है, इसलिए यह पारस्परिक फ्लक्स नहीं है। साथ ही प्राथमिक लपेटों में प्रवाहित धारा एक फ्लक्स उत्पन्न करती है जो केवल प्राथमिक लपेटों से संबंधित होती है, इसे प्राथमिक क्षरण फ्लक्स कहते हैं। अब पिक्चर 7 में दिया गया है इन फ्लक्सों को प्रदर्शित करता है। क्षरण फ्लक्स के कारण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों लपेटों में क्षरण प्रतिबाधा होती है, अर्थात प्रत्येक स्वप्रेरण के ईएमएफ की पट्टिका होगी। अब यह जो पिक्चर्स दिया गया है आपका, ये V2 है, E2 है, I2 है, ये म्यूचुअल फ्लक्स है। यह जो होता है आपका प्राइमरी का फ्लक्स और ये सेकेंडरी का फ्लक्स, प्राइमरी का फ्लक्स और ये सेकेंडरी का फ्लक्स है, और यहाँ पे E1 बनाता है इंड्यूस ईएमएफ और यहाँ पे E2 बनाता है इंड्यूस सेकेंडरी का ईएमएफ, और इस तरह से प्राइमरी का करंट और ये सेकेंडरी का करंट। अब यह जो आपका फ्लक्स है इसको म्यूचुअल फ्लक्स बोला जाता है, इसे सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स कहा जाता है, ये प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स होता है। इस ईएमएफ का परिणाम मेन फ्लक्स के कारण ईएमएफ का एक छोटा भाग के बराबर होगा। प्राथमिक पर आरोपित टर्मिनल वोल्टता V1 का एक घटक L1 X1 होता है, जहां X1 प्राथमिक का क्षरण प्रतिघात है जो प्राथमिक का क्षरण ईएमएफ को संतुलित करता है। अब बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीय कुंडल पृथक भागों पर प्रदर्शित किए गए हैं।
इस व्यवस्था का परिणाम अति उच्च क्षरण होगा। प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का क्षरण यदि लपेटे को एक ही स्थल आवेशित किया जाए तो निरस्त हो सकता है। भौतिक रूप से यह वास्तव में असंभव है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलों के समकेंद्रित रखकर अति लघु क्षरण के सन्निकट को प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात के साथ ट्रांसफार्मर Z1 बराबर √R1 के स्क्वायर प्लस X1 के स्क्वायर और द्वितीय प्रतिबाधा Z2 बराबर √R2 के स्क्वायर प्लस X2 के स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एडवांटेज एप्लीकेशन की। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वतः ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एकल वाइंडिंग होती है जो कि प्राथमिक और माध्यमिक वाइंडिंग के रूप में कार्य करती है। अब बात करते हैं स्वतः ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको स्मरण होगा कि ट्रांसफार्मर परिचालन की चर्चा के समय पर यह कहा गया था कि एक काउंटर ईएमएफ को वाइंडिंग में इंड्यूस किया जाता है जो कि प्राइमरी के रूप में कार्य करता है। प्रति लपेट में प्रेरित किया गया वोल्टेज उस पर हर एक लपेट में समान था जो कॉमन फ्लक्स कोड से जोड़ती थी। अब बात करते हैं कि अतः मूल रूप से इसे प्रचालन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्वितीय प्रेरित वोल्टेज को कोड जोड़ने वाली अलग वाइंडिंग से प्राप्त किया जाता है अथवा प्राइमरी लपेटों के एक बड़े भाग से। दोनों स्थितियों में समान वोल्टेज का स्थानांतरण होता है। कंस्ट्रक्शन की जब बात किया जाए, कंस्ट्रक्शन की संरचना की एक साधारण दो लपेट ट्रांसफार्मर का उपयोग एक स्वतः ट्रांसफार्मर की भांति दोनों लपेटों के श्रेणी में संबंधित करके और दोनों के सिरों पर वोल्टता के सिरों को आरोपित करके अथवा केवल एक लपेट से संबंधित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वोल्टता को क्रमशः नीचे अथवा अधिक करना है। पिक्चर्स 1 और 2 संबंधों को प्रदर्शित करता है। पिक्चर्स 1 में जो दिया गया है वह आपको बी है। इसमें आपको करंट है I2, ये I2 माइनस I1, ये V2 है और ये VT1 I1 करंट। अब जब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर सेट में इस तरह से होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप, ये था ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का और यह है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप का। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप का। ये RL है, लोड है, ये I2 करंट है, ये I1 करंट है, ये वोल्टेज है। I2 माइनस I1 हो जाता है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। पिक्चर्स में हमेशा ध्यान रखते हुए निवेश वोल्टता V1 पूर्ण लपेट AC से संबंधित होती है और भार RL लपेटों के एक भाग के सिरों पर अर्थात BC के सिरों पर V2 वोल्टता V1 ट्रांसफार्मर के दो लपेटों से रूढ़िवादी विधियों से अर्थात इसमें जो पता किया है V2 बराबर V1 इंटू NBC बटा NAC। अब बात करते हैं जहां NBC और NAC क्रमशः लपेटों में चक्रों की संख्या है। अतः एक स्वतः ट्रांसफार्मर में वोल्टता रूपांतरण का अनुपात वही होता है जो एक साधारण ट्रांसफार्मर में होता है। इसलिए A बराबर NBC बराबर NAC V2 बटा V1 I1 बटा I2। अब चयन के लिए A लेस देन 1, तो माना कि सुविधा के लिए प्रतिरोधक भार और द्वितीय भार धारा
I2 बराबर V2RL। यदि ट्रांसफार्मर को 100% दक्ष मान लिया जाए तो शक्ति निर्गम। अब बात किया जाए PL बराबर V2I2। ध्यान दें कि लपेट AB के भाग में प्रवाहित होती है, जबकि धारा I2 I1 शेष BC में प्रवाहित होती है। लपेट BC में परिणामित प्रवाहित होने वाली धारा सदैव I1 I2 के बीच गणितीय अंतर होता है, चूँकि सदैव विपरीत रूप से लिया जाता है। स्मरण रहे कि प्राथमिक में प्रेरित वोल्टता प्राथमिक आरोपित वोल्टता का विरोध करती है। फलस्वरूप प्रेरित वोल्टता के कारण धारा निवेश धारा के विपरीत प्रवाहित होती है। एक स्व ट्रांसफार्मर में द्वितीयक धारा इस प्रकार प्रेरित होती है, अर्थात I1 प्लस I2 माइनस I1 बराबर I2। इसलिए खंड BC के कारण एम्पियर टर्न प्रतिस्थापन करने पर I2 बराबर I1 बटा A NBC NAC इंटू A पिक्चर्स 2 के अनुसार निर्मित होने पर हमें प्राप्त होता है। एम्पियर टर्न्स की बात करें तो BC जो होता है I2 माइनस I1 इंटू NBC, तो I1 बटा A माइनस I1 ब्रैकेट बंद NBC बराबर I1 NBC बटा A माइनस I1 NBC, तो बराबर I1 NBAC माइनस I1 NBC बराबर I1 NAB। अब एम्पियर टर्न्स ड्यू टू AB इस प्रकार खंड BC AC के कारण एम्पियर टर्न एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जो सभी ट्रांसफार्मर का अभिलक्षण है। अब पावर डिलीवर्ड की बात करते हैं। समीकरण 3 के अनुसार पावर भार द्वारा ज्ञात शक्ति प्रदान करता है। यह देखने के लिए शक्ति निम्न किस प्रकार प्रदत्त होती है। समीकरण का कुछ अशोधित रूप से लिखा जाता है। समीकरण 3 में समीकरण 4 को प्रतिस्थापित करने पर निम्न परिणाम प्राप्त होता है। और PL बराबर क्या होता है, V2I1 प्लस I2 माइनस I1 होता है। और अब जो हम बात करेंगे V2 इंटू I1 प्लस V2 इंटू I2 माइनस I1 वाट्स में। अब बात करते हमें ज्ञात होता है कि भार शक्ति 2 भागों में निर्मित है। पहला भाग PCVI I1 AB द्वारा भार को चालित शक्ति, द्वितीय भाग मतलब कि TR V2 I2 माइनस I1 BC द्वारा भार को स्थानांतरित शक्ति। ऑटो ट्रांसफार्मर एडवांटेज जो होता है, कम मूल उद्धम वोल्टता नियामक, आकार में छोटे, भार में हल्के। उसके बाद समान धारिता के 2 लपेट ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक दक्ष। डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रांसफार्मर में 2 हानियाँ होती है। एक, स्वतः ट्रांसफार्मर द्वितीय को प्राथमिक परिपथ में विलगित नहीं करता है। और दूसरा जो पिक्चर 1-2 के अनुसार एक उभय लपेट डर खुला परिपथ को हो जाती है। प्राथमिक वोल्टता अब भी भार को भारित करती है। अपचाई व स्व ट्रांसफार्मर के साथ इसे द्वितीय भार जल सकता है, और अथवा यदि अपचाई में अनुपात उच्च है, एक गंभीर आघात लग सकता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एक उभय अनुप्रयोग निम्न है। प्रदीप्ति लैंप जहां आपूर्ति वोल्टता निर्धारित वोल्टता से कम है। न्यूनित वोल्टता मोटर प्रवर्तक, रेखा वोल्टता के स्थिर संयोजन के लिए श्रेणी रेखावर्धक और सर्वो रेखा वोल्टता सुधारक। और यह जो है आपका मतलब कि बूस्टर सर्किट है, इसको बूस्टर सर्किट बोला जाता है। इसमें यह I2 है सेकेंडरी, और ये 2 सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट, और ये प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, और ये वाइंडिंग है, और इसका ये टर्मिनल्स है। और ये E2 है सेकेंडरी वोल्टेज, और ये प्राइमरी वोल्टेज है, और ये कॉइल है। और ये बूस्टर सर्किट का एक बूस्टर सर्किट है, बूस्टर सर्किट इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग